अधिकारों का समुच्चय है, ये अधिकारों का एक बंडल है, समुच्चय है, एग्रीगेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी। तो अगर हम कहें कि भाई आपकी प्रॉपर्टी है, हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसका मतलब कि आई हैव राइट्स इन दिस प्रॉपर्टी, मेरा इस संपत्ति पर अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ, क्या अधिकार है? जैसे सपोज कीजिए ये जो प्रेमाइस है रेंटेड अकोमोडेशन है, तो नो कैन आई से दिस इज माई प्रॉपर्टी? यस, दिस इज माई प्रॉपर्टी एज वेल, आई एम हैविंग ए लिमिटेड राइट इन दिस प्रॉपर्टी बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। तो जो मकान मालिक हुआ, लैंड लॉर्ड इसे कहते हैं, ऑनर इसे कहेंगे हम, ही ट्रांसफर्ड मी सम ऑफ द राइट्स ऑफ एंजॉयमेंट द प्रॉपर्टी। और अगर मैं उससे खरीद लेता, इट मीन्स आई हैव बॉट, इफ आई बॉट बाई इट, इट मीन्स ही हैज ट्रांसफर्ड ऑल द राइट्स टू मी। तो प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर जो है, यू विल नेवर फॉरगेट दिस इज वॉट बंडल ऑफ राइट्स और इंटरेस्ट, or not? And in this regard you will see, so technically we will say only some of the rights interest in a property would mean partial or limited interest. तो when you will read in coming sections, जब आने वाली धाराओं में आप ये पढ़ेंगे, he transferred only limited interest, it means he transferred only some of the rights, not all the rights. When you will read कि he created life interest, उसने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया आपके फेयर में, इसका मतलब क्या होगा कि यू कैन एंजॉय द प्रॉपर्टी टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, बट अगेन यू आर गेटिंग ओनली सम ऑफ द राइट्स, दिस इज अगेन लिमिटेड इंटरेस्ट, यू आर नॉट गेटिंग ऑल द इंटरेस्ट। नहीं आई बात समझ में? प्लीज रेज हैंड अगर ये समझ में आ गई तो। सो लिमिटेड इंटरेस्ट हो गया, समझा दिया मैंने आपको। All the rights in property means ownership or absolute right, don't forget this, है ना? तो there may be transfer of all the rights, all the rights means transferring of ownership, and again technically हम लोग कई जगह यूज करते हैं टर्म absolute interest, तो don't forget this term absolute interest, कर लेंगे? तो when I am saying कि I am transferring the absolute right, it means I am transferring ownership. If I say I am transferring limited interest, it means not the ownership, limited interest may be lease. अच्छा, if I am saying I am transferring only life interest, it means you can enjoy this property till your life, after the end of your life this property will again come back to me, समझे? So there is a case law, Sunil Siddharth Bai versus Commissioner of Income Tax. Supreme Court has observed in this case कि transfer of property means passing of a right in the property from one person to another person. This is one person to another person. When the right is being passed, see, देखिए मकान यहीं पे यहीं पर है, आज मैं इसका मकान मालिक हूँ, मैंने इसको बेच दिया आपके फेयर में, तो ऐसा नहीं कि हनुमान जी की तरह से मैं प्लॉट सहित उठाऊंगा कि लो लक्ष्मी जी ले जाओ इसको अपने साथ। व्हाट आई एम ट्रांसफरिंग, पहले राइट मेरा था इस पर, अब राइट आपका हो गया। तो व्हाट इज ट्रांसफर्ड? बेसिकली राइट, है नी? पासिंग ऑफ ए राइट इन द प्रॉपर्टी। व्हेन आई ट्रांसफर्ड एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन योर फेवर, जब मैंने आपके फेयर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, तो प्रॉपर इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको ऑनरशिप बेच दी या गिफ्ट कर दिया। तो बेसिकली क्या हुआ उसमें? द राइट विच वॉज अर्लियर वेस्टेड इन मी, अधिकार जो पहले मुझ में निहित था, वो मैंने क्या किया? आपको पास ऑन कर दिया। उस पास ऑन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। आई बात समझ नहीं आई है? तो केस का नाम मत भूलना, सुनील सिद्धार्थ भाई। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज लिमिटेड टू दिस, या किस केस में ये लाइन कही गई थी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? पासिंग ऑफ राइट इन प्रॉपर्टी टू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये लाइन दे देंगे आपको एंड दे विल आस्क यू इन विच केस इट वॉज हेल्ड, किस केस में ये बात कही गई थी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी गिव वेदर देयर कैन बी ट्रांसफर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट प्रॉपर्टी और नॉट। प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिस्टिंग एज ऑन टूडे, क्या ऐसी अगर हम उसका ट्रांसफर करते हैं तो व्हाट विल बी द वैलिडिटी ऑफ दैट सच ट्रांसफर?
ट्रांसफर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट प्रॉपर्टी बेसिकली इट इज वॉइड. व्हाई इट इज सो? झगड़ा कहां से निकल कर आता है इसको समझिए. ये लाइन दोबारा पढ़िए, देखिए सेक्शन 5 की लाइनें कितनी इंपॉर्टेंट है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच ए लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर. आप समझ रहे? अब इसको अगर मैं ये देखिए, इसको जो वर्ड्स हैं प्रेजेंट और इन फ्यूचर, वेदर दीज वर्ड्स आर टू बी रेड विद द वर्ड कन्वे or whether these are words are to be read with the property, present property or future property. The true interpretation is this conveyance may be in present or in future, but property means existing property. समझे? तो these words present or in future, these words qualify the word conveys and not the word property. ये property शब्द के लिए नहीं आए हैं. ये जो शब्द हैं प्रेजेंट और इन फ्यूचर, वर्तमान में या भविष्य में, वर्तमान या भविष्य में जो ये शब्द है उसका जो उपयोग किया गया है वो शब्द किया गया कन्वे के साथ में किया गया है, ना कि संपत्ति के संबंध में, प्रॉपर्टी के रेफरेंस में. तो क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ ये है कि प्रॉपर्टी को आप, प्रॉपर्टी मस्ट बी एग्जिस्टिंग, लेकिन अगर आप फ्यूचर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं, द फ्यूचर प्रॉपर्टी को कह रहे हैं कि आप future property means the property which will come to me in future. It means what? In that case transferee does not get that property or interest. कुछ मिलेगा ही नहीं उसको, प्रॉपर्टी नहीं है आपके पास में. Basically that will be only a contract which may be performed in future or which may not be as well, because you may not get the property at all. समझे आप? नहीं समझे आप? ये तो like this. So basically when you are transferring of the non-existing property, such transfer will be a void transfer. Void transfer, ध्यान रखना. तो property must be also be existing at that time. If you are saying कि I will transfer you that property which will come to me, that उसका केवल जो status है वो like a contract, because you cannot create something which you do not have at this time. जब आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं आज की डेट में, तो आप ट्रांसफर कैसे कर दोगे उस बात को? वो ठीक है. नाउ यू कम टू देर इज अगेन बेसिक लाइन, एंड दैट इज व्हाट कन्वेज प्रॉपर्टी टू वन और मोर अदर पर्सन्स. इट मीन्स दी अदर ट्रांसफरी. ये और समझना आप लोगों ने, इसका मतलब क्या है कि टू अनदर लिविंग पर्सन, है ना. इट मीन्स वॉट देर, हमने ये तो पढ़ लिया, ट्रांसफर होना चाहिए और दूसरे व्यक्ति को होना चाहिए, ट्रांसफरी होना चाहिए. तो सच पर्सन इज कॉल्ड ट्रांसफरी. देर मस्ट ऑल्सो बी अदर पर्सन टू विच द प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड. प्रॉपर्टी ट्रांसफर किसकी होगी? उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरी. एंड इन दैट केस यू प्लीज डोंट फॉरगेट दिस. यहीं से सेक्शन, बिकॉज दिस लाइन, सी सेक्शन 5 क्या कहता है? इज एन एक्ट बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स. दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू विल स्टडी सेक्शन 13, 14 पढ़ेंगे जब आप, व्हेन यू विल स्टडी व्हाट, सेक्शन 13, 14, ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अनबोर्न पर्सन. अजन्मे व्यक्ति के फेवर में कैसे ट्रांसफर होगा, है ना. तो उसको जब समझेंगे तब फिर यहां पर रेफरेंस लेना पड़ेगा. ट्रांसफरी मस्ट ऑल्सो बी लिविंग पर्सन अकॉर्डिंग टू दिस, because this is an act between two living persons. act तो होना चाहिए, लेकिन that must be between two living persons. it means कि जो ट्रांसफरी है वो भी लिविंग होना चाहिए, भले ही क्या हो वो. see he may be living but he may be minor, insane or even a child in ventre. Samire means child in mother's womb. भले ही वो व्यक्ति माता के गर्भ में हो, लेकिन he or she must be in existence. समझे आप? नहीं समझे आप? कि अदरवाइज अल्टीमेट ट्रांसफरी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस. जिसको प्रॉपर्टी गेन करनी है ही मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस. समझ में आगे बात नहीं? तो अगेन दिस इज दी वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द सेक्शन 5. कर लेंगे. सो प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर टू ए पर्सन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस. देखो
इसको ना इन एग्जिस्टेंस को समझना। इन एग्जिस्टेंस का मतलब कि कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व है, क्या है वो माता के गर्भ में ही क्यों ना हो वो, है ना। इसका नहीं वो जन्म ले चुका हो तभी मानेंगे हम, उसने जन्म लिया या नहीं लिया। वो एग्जिस्टेंस का मतलब है उसका संसार में अस्तित्व है, इन एग्जिस्टेंस वेदर इट, इसीलिए हम कहते हैं कि भले ही माता के गर्भ में ही क्यों ना हो, अदरवाइज प्रॉपर्टी कैन नॉट ट्रांसफर टू अ पर्सन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति माता के गर्भ में भी नहीं है तो तब उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती है, सामान्य नियम है। इसके अपवाद के रूप में हमने निकाला है, मैकेनिज्म डेवलप किया है सेक्शन 13 में, जो हम बाद में पढ़ेंगे कि ऐसे अजन्मे व्यक्ति के फेवर में भी किस तरीके से हम अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी हो तो किस तरीके से करेंगे, वो हम सेक्शन 13 में पढ़ेंगे कि प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, वो मैं समझाऊंगा आपको, तभी सेक्शन 13 में समझाऊंगा। लेकिन ये लॉ है कि अगर कोई व्यक्ति एग्जिस्टेंस में ही नहीं है उसको हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, दिस इज बार, सही है। एंड इट इज ऑल्सो ट्रांसफर में बी ह्यूमन पर्सन और ए ज्यूरिस्टिक पर्सन, यू नो द मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्टिक पर्सन। एंड अगेन दिस इज वेदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। देखिए थोड़ा सा आएगा आपके लिए, आइडल यानी मूर्ति, क्या उसको वो ट्रांसफर कर सकती है, क्यों, बिकॉज समटाइम्स यू से आइडल इज ए ज्यूरिस्टिक पर्सन, है ना। तो भाई इस केस में नाम लिख लेना, भूपतिनाथ वर्सेस रामलाल, रामलिंगा वर्सेस शिवा चिदम्बरा, शिवा चिदम्बरा। इस केस में कहा गया था कि एन आइडल इज ए सिंबल ऑफ डाइटी, है ना, भगवान का रूप होती है वो, एंड इट इज अगेंस्ट द हिंदू रिलीजन, ये हिंदू धर्म के विरुद्ध है, दैट डाइटी शुड एक्सेप्ट एनी प्रॉपर्टी और वर्ल्डली गुड्स, कि एक कोई भगवान जो है कोई सांसारिक भौतिक पदार्थों को, भौतिक संपत्ति को वो स्वीकार करे। और इसीलिए इन्होंने कहा कि डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू ए टेम्पल, अगर किसी टेम्पल को आप प्रॉपर्टी समर्पित कर रहे हैं, शब्द सुनिए डेडिकेशन, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इफ यू आर डेडिकेटिंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू दिस, it will not be considered as the transfer of property. It can be a good question for a prelims, ध्यान रखना, सही है। नाउ अगेन एक शब्द आया था इसमें, आप देखिए इसमें, दिस इज सेक्शन 5 में, टू वन और मोर अदर लिविंग पर्संस, टू हिमसेल्फ। सो यू, इट कैन बी कंफ्यूजिंग फॉर यू when one person conveys property to himself. I am transferer and I am transferring to property to myself. How it is possible? So here we are using basically the legal capacity की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। To himself का मतलब ये है कि one can transfer a property to himself in some other capacity. Like this, how? This. See, where a person makes any settlement of his property in a trust. I created a trust. I settled my property into that trust, है ना? And now who is trustee? I am trustee. And appoints himself. I appoint myself as the sole trustee in this. So in this case, you will see who is the transferor. I was the transferor. I transferred the property as the owner of property and settled into the trust, and I became sole trustee. In that case, the property is basically transferred to me, but now in a different capacity. How this transferor was legal status? I was, देखिए, transferor and transferee, these are physically the same person. I am the transferor, I am the transferee, but physically. In that case, legal status of settler. In that case, legal status of a trustee. After my death, the property will be the property of the trust, and that उसका जो maintenance होगा, उसका जो use होगा, that will be as per the rules and regulations of the trust. इसका ये benefit होगा। अब जो property मेरे मरने के बाद, मेरी property मेरे मरने के बाद मेरे लीगल हेयर्स के पास में नहीं जाएगी, इसका ये मतलब हुआ। और इसमें हुआ क्या कि जब तक मैं जिंदा रहा,
जब तक मैं जिंदा रहा मैंने उस ट्रस्ट को अपने हिसाब से चलाया, तो आई यूज द प्रॉपर्टी टिल आई लिव्ड अकॉर्डिंग टू माई वे ऑफ थिंकिंग, एंड आफ्टर द डेथ, आफ्टर माई डेथ, दैट विल बी द ट्रस्ट, और जो उसके ट्रस्टीज होंगे, कमिंग ट्रस्टीज, तो प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल में नहीं जा रही है वो, अब दैट विल बी डेल्ट बाय ट्रस्ट नाउ। तो अंतर समझे क्यों होता है ये? तो हिमसेल्फ का मतलब समझ गए होंगे आप लोग अब, ये है कि नहीं है? तो दिस इज ऑल अबाउट डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ सेक्शन 5, एंड आई थिंक मैंने काफ़ी एग्जॉस्टिवली हर एक फ्रेज को मैंने डिफाइन किया गया है, मैंने नोट्स आपको दे दिए। दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स, फॉर योर मेंस एंड फॉर योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। पूरे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक है सब चीज़ों का ये। तो आई होप ये कर लेंगे आप लोग अभी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।